एक बार मैं शेन वेक्सू के साथ एक बार में शराब पीने गया था। प्राइवेट रूम के दरवाजे पर हमारी मुलाकात इत्तेफाक से ली केयान से हुई, जिस पर कर्ज वसूलने वाले पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। शेन वेक्सू का एक दोस्त था जो ली केयान की स्थिति के बारे में जानता था। उसने बताया कि उसे जुए की गुप्त लत थी। मैंने काफी पैसे खो दिए हैं। शेन वेक्सू ने मुझे उस समय बताया कि ली केयान ने करोड़ों रुपए गंवा दिए थे। मुझे लगा कि सू किन्यान का असिस्टेंट होने का मतलब सालाना 10 मिलियन 1 करोड़ की सैलरी है। पता चला कि यह सब जुए के कर्ज के लिए था। मेरी भावनाएं मिली जुली थीं। सू किन्यान की टटोलती हुई निगाहें मुझ पर टिकीं। मैंने तुम्हें इतने समय से तोहफे नहीं दिए थे और तुम्हें यह अजीब लगा, लेकिन तुमने पूछा नहीं। मैंने अपनी आंखें घुमाई। मैं क्यों पूछता? अगर आपने मुझे तोहफे नहीं दिए होते तब भी मैं आपके प्रति अच्छा रहता। मैंने धीरे से बुदबुदाया। मुझे आपके दिए हुए सामान पसंद भी नहीं थे। मुझे क्या फर्क पड़ता कि आपने दिए या नहीं? सू किन्यान ने अपनी आंखें नीची की और कहा, यह मेरी गलती है। मैं तुरंत उत्तेजित हो गया। सही कहा। जिमिंग गक्सुआन का अपहरण होना आपकी गलती है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बाद में इसे मुझ पर थोपने की हिम्मत मत करना। मुझे इस तरह देखकर सू किन्यान को लगा जैसे उसके सीने में कुछ फंस गया हो। यह घुटन भरा और कड़वा था। उसने धीमी आवाज में मुझसे कहा, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसकी चिंता मत करो, जाकर सो जाओ। यह सुनकर मैं आराम करने ऊपर चला गया। सू किन्यान ली केयान की जांच करती रही, लेकिन ली केयान कई सालों तक सू किन्यान की असिस्टेंट रही थी। वह सू किन्यान के आसपास के सभी रिश्तों के नेटवर्क को जानती थी। उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था। सू किन्यान बस उसका पता नहीं लगा पा रही थी। मुझे सच में लगा कि इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने बेफिक्र होकर इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन मैंने घर पर आराम से चाय पी। मैं अब विशेष रूप से उत्सुक था। जिमिंग गक्सुआन का अपहरण हो गया था। क्या सू किन्यान के पास अभी भी सगाई की परवाह करने का दिमाग था? आखिर सगाई की दावत कल ही थी। निमंत्रण पहले ही भेजे जा चुके थे। मैं वास्तव में अब थोड़े नाटक का आनंद ले रहा था। दोपहर करीब 3 बजे ली केयान ने अपनी चाल चली। इस बार उसने सीधे एक ग्रुप चैट बनाई। ग्रुप में 4 लोग थे, ली केयान, सू किन्यान, एमी और हु जिंग। ली केयान ने एक फोटो भेजी। फोटो में जिमिंग स्वान था। वह फटे पुराने कपड़ों में एक कोने में छिपा हुआ था, दयनीय और असहाय। फोटो में जिमिंग गक्सुआन की हालत ठीक नहीं लग रही थी। सू किन्यान के प्रतिक्रिया देने से पहले ही हु जिंग भड़क उठी। ली केयान, तुमने मिंग गक्सुआन के साथ क्या किया? तुम नमक एहराम गद्दार हो। मिंग गक्सुआन ने तुम्हारा साथ दिया और तुम इस तरह उसका बदला चुका रही हो। मैंने अपने होंठ सिकोड़े। फोटो में जिमिंग गक्सुआन वास्तव में दयनीय था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी बुरी स्थिति से गुजरा है। लेकिन मुझे वास्तव में विश्वास नहीं था कि ली केयान जी मिंग गक्सुआन के साथ इस तरह की हरकत करेगी। मैं इस बात की ओर अधिक झुका हुआ था कि ली केयान और जिमिंग गक्सुआन नाटक कर रहे थे। ली केयान ने ग्रुप में एक संदेश भेजा, सू किन्यान कैसा रहेगा? जी मिंग गक्सुआन के बदले सोंगशियान का सौदा करो। जैसे ही मैंने वह संदेश देखा, मैं लगभग फट पड़ा। मैंने पहले ही कहा था कि इस पूरे मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे फोटो क्यों भेज रहे हो और जिमिंग स्वान के रेस्क्यू ग्रुप में क्यों खींच रहे हो? तो यह मुझ पर लक्षित था। अब मैं शांत नहीं बैठ सका। मुझे सू किन्यान पर कोई भरोसा नहीं था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ना? जिसे आपके पैसे चाहिए थे वह सू किन्यान थी। जो आपको मारना चाहती थी वह भी सू किन्यान थी। उससे सौदा करो। मुझे घूरना बंद करो। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे संदेश भेजने के बाद सू किन्यान ने तुरंत ग्रुप में संदेश भेजा, मैं मिंग गक्सुआन के लिए एक्सपेरिमेंट प्रयोग का सौदा नहीं करूंगी। अगर तुम मिंग गक्सुआन को अभी छोड़ देती हो तो मैं पुरानी बातों को भूल सकती हूं। हु जिंग व्याकुल थी। किन्यान, सौदा कर लो। मिंग गक्सुआन यह यातना सहन नहीं कर सकता। भले ही सोंग शियान मायने नहीं रखता। पहले मिंग गक्सुआन को वापस लाओ, फिर सोंग शियान को बचाने का कोई तरीका सोच लेना। मैंने अपनी जीभ चटखारी। मैंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि ली केयान ने हु जिंग को अंदर खींचने पर जोर दिया। यहां एक भी व्यक्ति फालतू नहीं था। मेरी बददुआ देने वाली जुबान केवल आमने सामने काम करती है, अन्यथा मैंने हु जिंग को, उस स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट को, मौत की बद्दुआ दे दी होती। मैंने ग्रुप में जल्दी से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। हु जिंग ने जवाब दिया, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? हम केवल तुम्हें मिंग गक्सुआन के बदले सौदा करने के लिए कह रहे हैं, मरने के लिए नहीं कह रहे। मैंने आंखें घुमाई। चूंकि मैं मरूंगा नहीं
तो जिमिंगक स्वान के बदले मेरा इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? और मैंने सुना है कि जिमिंगक स्वान का अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि वह एयरपोर्ट से भाग गया था। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि आप उस पर नजर रखने में विफल रहीं? जी मिंगक सुआन के अपहरण के पीछे असली अपराधी आप हैं। ली केयान ने भी एक संदेश भेजा। सु किन्यान, तुम क्या कहती हो? सौदा करोगी या नहीं? सु किन्यान ने अभी भी दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं। मैंने सु किन्यान का दृढ़ लहजा साफ देखा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि अतीत में सु किन्यान ने जी मिंगक सुआन को कई बार चुना था। मुझे हमेशा लगा कि उस पागल औरत ली केयान के पास अभी भी एक और चाल है। निश्चित रूप से अगले ही सेकंड ली केयान ने ग्रुप में सीधे एक वीडियो भेजा। वीडियो की स्क्रीन काली थी। मैंने उसे खोला। तुरंत उससे अश्लील आवाजें आने लगीं, साथ ही असहनीय तस्वीरें भी। मैंने वीडियो बंद करने से पहले केवल एक बार देखा। हुजिंग ने वीडियो देखने के बाद सीधे ग्रुप में एक वॉइस मैसेज भेजा। ली केयान, क्या तुम इंसान भी हो? मिंगक सुआन ने तुम्हारी मदद की, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। सु किन्यान, मिंगक सुआन पहले से ही ऐसा है और तुम अभी भी सौदा नहीं करोगी। क्या तुम सच में चाहती हो कि मिंगक सुआन मर जाए? जी शाइन का छोटा भाई केवल मिंगक सुआन ही है। पूरी स्थिति अब पलट चुकी थी। सु किन्यान क्या करेगी? अगले ही सेकंड उसने ग्रुप में जवाब दिया, सौदा मंजूर है। अच्छा हुआ कि मैंने सु किन्यान पर कभी विश्वास नहीं किया। ली केयान उस उपकारी के प्रति भी इतनी क्रूर थी जिसने उसका साथ दिया था। क्या वह मेरे प्रति और भी क्रूर नहीं होगी जो उसका दुश्मन है? मैं सीधे ऊपर की ओर भागा और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। मैं दूसरी मंजिल की खिड़की पर आया। सु किन्यान की कार पहले ही विला में पहुंच चुकी थी। मेरे फोन पर एक बार बीप हुई। सु किन्यान ने भेजा, नीचे आओ, चिंता मत करो, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, जैसे कि मैं उसका विश्वास कर लूंगा। जब सु किन्यान ऊपर आई तो मैंने सीधे अपनी आंखें बंद कर लीं और दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर कूद गया। जब सु किन्यान ने चाबी से दरवाजा खोला तो उसने मेरे नीचे कूदने की आवाज सुनी। उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह तेजी से खिड़की की ओर भागी। तब तक मैं पहले ही स्थिरता से जमीन पर उतर चुका था। मैंने उसकी ओर अपनी बीच वाली उंगली उठाई। सु किन्यान, तुम मुझे घृणा पैदा करती हो। यह छोटा मालिक अब तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता। सु किन्यान का चेहरा नीला पड़ गया। उसकी आवाज लगभग उसके गले से दहाड़ बनकर निकली। शिया, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। इससे पहले आपने यह भी कहा था कि आप मेरा सौदा नहीं करेंगे। मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? मेरे लिए आपकी विश्वसनीयता शून्य है। इतना कहकर मैं पीछे मुड़कर देखे बिना भाग गया। सु किन्यान ने आंगन में मौजूद बॉडीगार्ड से कहा, इसे पकड़ो। कल की सगाई की दावत के लिए सु किन्यान ने विला में कई बॉडीगार्ड्स तैनात किए थे। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं भाग सका। निश्चित रूप से मेरे सामने 4 और मेरे पीछे 4 बॉडीगार्ड्स ने मुझे घेर लिया। मैं सीधे विला के उत्तर पश्चिम कोने की दीवार की ओर बढ़ा। वहां एक बड़ा पेड़ था। 8 प्रशिक्षित बॉडीगार्ड्स को देखकर मैं ठंडी मुस्कान के साथ हंसा। सावधान रहो, बिजली पेड़ पर गिर सकती है और तुम्हें कुचल सकती है। बॉडीगार्ड्स प्रशिक्षित थे। उन्हें लगा कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। वे मुझे पकड़ने के लिए सीधे आगे बढ़े, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ अजीब हुआ। आसमान में बिजली का एक विशाल गोला चमका और ठीक उसी बड़े पेड़ पर गिरा जिसका मैंने जिक्र किया था। पेड़ से तुरंत धुआं निकलने लगा। उसकी टहनियां अचानक टूटकर जमीन पर गिर गईं। सभी 8 बॉडीगार्ड्स उसके नीचे दब गए। इस बीच मैं गिरे हुए पेड़ पर कूद गया और धड़ के साथ तेजी से दीवार पर चढ़ गया। सु किन्यान ने मेरे पीछे भागते हुए चिल्लाया, शिया, नीचे उतरो। मैंने उसकी ओर हाथ हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद गया। सु किन्यान आगा बबूला थी। अचानक बाहर से ब्रेक लगने की आवाज और मेरी चीख सुनाई दी। सु किन्यान के चेहरे के भाव तेजी से बदले। वह जल्दी से बाहर भागी और देखा कि मैं अपना पैर पकड़कर जमीन पर बैठा हूं। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। हुजिंग कार में बैठी थी। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। यह सिर्फ टक्कर लगने से दर्द था, हड्डी को चोट नहीं आई थी। हुजिंग अभी भी जी मिंगक सुआन के बदले मेरा सौदा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी। वह वास्तव में मुझे बहुत जोर से नहीं मारती, बस इतना कि मैं भाग न सकूं। सु किन्यान जल्दी से दौड़कर आई और मुझे उठाने में मदद की। मैं अब थोड़ा संभल गया था, लेकिन मेरा पैर अभी भी सुन्न था और मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मैंने सु किन्यान को घूर कर देखा। हुजिंग कार से बाहर निकली और सु किन्यान से कहा, जल्दी अंदर आओ,
ली केयान ने पहले ही मुझे लोकेशन भेज दी है। इसे अभी ले जाओ और मिंगक सुआन का सौदा करो। मैंने सू किन्यान के कंधों को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में झांका। सू किन्यान, मैं नहीं चाहता। तुम यह जानती हो, मेरी शापित जुबान दिन में केवल एक बार इस्तेमाल की जा सकती है। आज मैंने पहले ही अपनी सुरक्षा करने की क्षमता खो दी है। अगर मैंने आज इसे एक बार इस्तेमाल नहीं किया होता तो जी, मिंगक सुआन के सौदे में मैं अभी भी अपनी रक्षा कर सकता था। लेकिन अब मैंने आत्म सुरक्षा के लिए अपना एक मोहरा भी खो दिया है। सू किन्यान की शांत आंखों ने मुझे देखा, जो ठंडी लेकिन दृढ़ थीं। उनमें अनगिनत शब्द लग रहे थे। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कड़वाहट से हंसा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके कंधे को पकड़े हुए हाथ भी ढीले पड़ गए। यह एक ऐसा अंत था जिसकी मुझे पहले से ही उम्मीद थी। हुजिंग ने सू किन्यान से आग्रह किया, जल्दी करो और इसे कार में बिठाओ। सू किन्यान ने हुजिंग को ठंडी नजरों से देखा। तुमने जो उसे टक्कर मारकर किया, मैं उसे बिना सजा के नहीं जाने दूंगी। हुजिंग अनजाने में कांप उठी। ठीक है, जब तक मिंगक सुआन को बचाया जा सकता है, आपके पास जो कुछ भी है मुझ पर आजमा लें। कार में बैठो। एक खौफनाक आभा के साथ उसने बिना किसी भाव के मेरा सहारा दिया, फिर मुड़ी और मुझे पता, एड्रेस भेजा। फिर वह मुड़ी और अपनी खुद की कार में बैठ गई। कार के अंदर पहुंचते ही सू किन्यान ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसने मुझे फिर से दृढ़ता से बताया, मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। मुझ पर भरोसा करो। मैंने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। अगर आप मुझे सुरक्षित चाहती थीं, तो सबसे अच्छी बात यह होती कि सौदे में मेरा इस्तेमाल ही न किया जाता। ली केकियांग को पकड़ना केवल समय की बात थी, लेकिन आपने मुझे कुर्बान करना चुना, इसलिए मुझे भरोसा करने के लिए मत कहो। क्या आपको नहीं लगता कि यह हास्यास्पद है? सू किन्यान जानती थी कि अब किसी भी स्पष्टीकरण से मदद नहीं मिलेगी। वह इसे अपने कार्यों के माध्यम से साबित करेगी। हु जिंग ने सू किन्यान को पता भेजा। सू किन्यान गाड़ी चलाकर वहां पहुंची। अब रात हो चुकी थी। पता उत्तरी उपनगर का था। वहां पहुंचने में 1 घंटा लगने वाला था। सू किन्यान की कार आगे थी, हु जिंग की कार पीछे थी। जहां तक ली केकियांग की बात है, वह जी मिंगक सुआन की ओर मुड़ी और बोली, मिंगक सुआन, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है। इस बार शायद मुझे वापस आने का मौका न मिले। बस इसे मेरी आखिरी इच्छा पूरा करना समझो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सोंग शियान से भी निपट लूंगी। मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। फिर सू किन्यान तुम्हारी होगी। जी मिंगक सुआन को नहीं पता था कि चीजें ऐसी कैसे हो गईं। ली केकियांग उसे चोट क्यों पहुंचा रही थी, अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। उसने जलती हुई लेकिन दयनीय आंखों से ली केकियांग की ओर देखा। दीदी ली केकियांग, आपने मेरे साथ पहले ही यह कर दिया है। शियान को चोट मत पहुंचाना। सोंग शियान को गायब करने में मेरी मदद करें। ली केकियांग हल्का सा मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूं। ली केकियांग के अंदर वास्तव में एक विकृत आनंद का अंश था। वह जी मिंगक सुआन के साथ सो चुकी थी, जो उसके सपनों का राजकुमार था। अगर जी मिंगक सुआन बाद में सू किन्यान के साथ रहता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि सू किन्यान उस आदमी को ले रही है जिसके साथ वह पहले ही खेल चुकी है? वह ऊंची अछूती सू किन्यान उस आदमी से शादी करेगी जिसके साथ उसने मजा किया था। सिर्फ यह सोचकर ही उसे खुशी हुई। बेशक वह वही करेगी जो उसने जी मिंगक सुआन से वादा किया था। वह मुझे हमेशा के लिए गायब कर देगी, लेकिन मुझे गायब करने से पहले वह खुद थोड़ा मजा लेना चाहती थी। 8 बजे सू किन्यान मुझे निर्धारित स्थान पर ले आई। सू किन्यान ने ली केकियांग को संदेश भेजा, हम पहुंच गए हैं। ली केकियांग की ओर से उसने सीधे वॉयस कॉल किया, सोंग शियान को अपने साथ कार से बाहर लाओ। सू किन्यान ने मुझे कार से बाहर निकलने में मदद की। हु जिंग, जो पीछे पीछे आई थी, वह भी बाहर निकल गई। ली केकियांग ने फिर कहा, सोंग शियान को हु जिंग के हवाले कर दो। मैंने सू किन्यान के कान में फुसफुसाया, आप सच में मुझे हु जिंग के हवाले करने जा रही हैं? हु जिंग ने जी मिंगक सुआन के लिए पहले ही मुझे कार से टक्कर मार दी थी, वह और क्या नहीं करेगी। सू किन्यान ने व्यक्तिगत रूप से मुझे शांत किया। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं गुस्से में हंसा। क्या मेरी वर्तमान स्थिति आपकी वजह से नहीं है? मुझे आराम क्यों करना चाहिए? वास्तव में आपके यहां होने की वजह से ही मैं बेचैन हूं। सू किन्यान ने मेरी चुभती हुई बातें सुनी। वह जानती थी कि अब कुछ भी कहना बेकार है, लेकिन फिर भी उसने मेरी इच्छाओं को नजरअंदाज किया और मुझे हु जिंग को सौंप दिया। हु जिंग ने मुझे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। ठंडे चेहरे के साथ मैंने कहा, मैं खुद कर लूंगा। मैं लंगड़ाते हुए हु जिंग की कार की ओर बढ़ा। हु जिंग ने पिछला दरवाजा खोला।
मैंने अपनी भौहें उठाईं और उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। तुम बहुत बेरहम हो। हुजिंग ने सीधे मुझे अंदर धकेल दिया। जब सू किन्यान ने देखा कि हुजिंग कितनी रूखी थी तो वह ठंडे स्वर में बोली, हुजिंग। फिर सू किन्यान की नजर कार के अंदर मुझसे मिली। मैंने अपने होंठ सिकोड़े और उसे एक सार्थक मुस्कान दी। सू किन्यान के दिल में अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। निश्चित रूप से अगले ही सेकंड हु जिंग की कार अचानक चालू हुई और तेजी से पीछे हटी। ड्राइवर की सीट पर अप्रत्याशित रूप से एक व्यक्ति दिखाई दिया और हु जिंग की कार लेकर भाग गया। जब सू किन्यान ने यह नजारा देखा तो वह दंग रह गई। फिर उसने हु जिंग को जोरदार थप्पड़ मारा। कोई आश्चर्य नहीं कि हु जिंग साथ आने पर जोर दे रही थी। उसकी कार में पहले से ही कोई छिपा हुआ था। जब हु जिंग ने मुझे अंदर धकेला तो मैंने उसे देख लिया था, इसीलिए मैंने सू किन्यान को वह सार्थक मुस्कान दी थी, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हूं। सू किन्यान तुरंत हमारा पीछा करने के लिए अपनी कार में बैठ गई, लेकिन सड़क के किनारे से अचानक एक बड़ा ट्रक निकल आया और सड़क के बीच में आकर रास्ता रोक दिया, जिससे एकमात्र रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। वह पार नहीं कर सकी। सू किन्यान ने गुस्से में सीधे ड्राइवर को इसे टक्कर मारकर हटाने का आदेश दिया। ड्राइवर ने सू किन्यान से कड़ाई से कहा, मिस, हम इसे टक्कर मारकर नहीं हटा सकते। आगे भारी सामान से लदा एक बड़ा ट्रक था। उनकी कार मेबैक सेडान थी। ट्रक को धकेलने का कोई रास्ता नहीं था। सू किन्यान ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। मेरे लिए उनका पीछा करते रहो, कुछ भी गलत मत होने देना। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ मिस, वे अभी भी नजर में हैं। जब सू किन्यान ने यह सुना तो उसकी आंखों में हत्या की भावना थोड़ी कम हुई। उसने फोन काट दिया। फिर ड्राइवर वांग से कहा, बैकअप के लिए लोगों को बुलाओ। जी मिस। सू किन्यान तेज कदमों से कार से बाहर निकली। अंधेरे में उसकी दृढ़ आकृति नरक के असुर जैसी लग रही थी। हुचिंग अभी जमीन से उठी ही थी कि सू किन्यान ने उसे बेरहमी से लात मारी। सू किन्यान उसके पास गई और उसके बाल पकड़कर उसका सिर जोर से जमीन पर दे मारा। हु जिंग को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। एक दबी हुई कराह के साथ वह बेहोश हो गई। लाल खून जमीन पर फैल गया। ड्राइवर वांग यह नजारा देखकर कांप उठा। उसने जो कुछ हुआ था वह सब देखा था, इसलिए वह समझ गया था कि हु जिंग ने यह खुद पर बुलाया था। हु जिंग वास्तव में बहुत साहसी थी। उसने अपनी कार में एक ठग को छिपा रखा था। सू किन्यान की नाक के नीचे उन्होंने मेरा अपहरण कर लिया। हु जिंग का व्यवहार एक अपराधी के साथी होने से अलग कैसे था? अगर मैं इसमें से बिना किसी नुकसान के बाहर आ गया तो शायद हु जिंग की जान बच जाए, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो हु जिंग का मरना तय था। उसने जो किया वह सू किन्यान को धोखा देना और सू किन्यान की योजना को भी बर्बाद करना था। 10,000 बार मरना भी काफी नहीं होता। इस बीच मैं पिछली सीट पर बैठा था। गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने काला नकाब पहन रखा था। पीछे से मुझे उनके बालों का एक हिस्सा भी नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वह ली केकियांग नहीं थी। यह जगह पहले से ही उपनगर थी और रात काफी हो चुकी थी। सड़क पर लगभग कोई कार नहीं थी। ड्राइवर मुझे और भी दूर किसी सुनसान जगह ले जा रहा था। बाहर घना अंधेरा था, चाँद भी नहीं था। मुझे खुद को बचाना था। मैंने आज अपनी शापित जुबान का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था। लानत है, यह सब सू किन्यान की गलती थी, वरना मैं अभी इस कार्य को दुर्घटनाग्रस्त करवा सकता था। जब तक मेरी शापित जुबान दूसरों पर लक्षित थी वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। सौभाग्य से घायल पैर के अलावा मैं हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र था। मैंने चुपचाप अपनी कमर से बेल्ट निकाली, सही समय का इंतजार किया और अचानक इसे ड्राइवर की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। मैंने जोर से खींचा। दूसरे व्यक्ति ने गाली दी और कार इधर उधर डगमगाने लगी। फिर उसने जल्दी से कार को स्थिर किया। नियंत्रण पाते ही उसने ब्रेक मारा और मेरा सिर सीट के पीछे के हेडरेस्ट से जा टकराया। जब कार रुकी तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और कार से बाहर कूद गया। मैं सीधे अंधेरे जंगल में घुस गया। मैंने उसे कसकर बांधा था। दूसरा व्यक्ति इसे बिल्कुल नहीं खोल पा रहा था। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद उसे याद आया कि उसके पास एक चाकू है। उसने अपने जूते से उसे निकाला और बेल्ट काट दी। वह जल्दी से मेरा पीछा करने के लिए कार से बाहर निकला, लेकिन उसके सामने सब कुछ अंधेरा था। उसे बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि मैं कहां गया हूं। उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया और ली केकियांग को फोन किया। वह भाग गया। ली केकियांग दूसरी तरफ से चिल्लाई, तुमने यह कैसे संभाला? उसका पैर घायल है, वह दूर नहीं गया होगा, उसके पीछे जाओ। ड्राइवर ने लाचारी से कहा। वह दूर नहीं गया होगा, लेकिन वह जंगल में भाग गया। मैं इस अंधेरे में उसे कैसे ढूंढूं? ली केकियांग ने गुस्से में कहा, मुझे लोकेशन भेजो। ली केकियांग और उसका ग्रुप
जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 लोग शामिल थे, वे सब भी आ गए। कुल 4 लोग थे। ली केकियांग ने घने अंधेरे जंगल की ओर देखा। हु जिंग ने उसका पैर घायल कर दिया था। वह दूर नहीं भाग सकता। अंदर जाओ और तलाश करो। तुम में से प्रत्येक का इनाम 100,000 बढ़ जाएगा। जो भी उसे ढूंढेगा उसे और 100,000 मिलेंगे। ली केकियांग ने शब्द बर्बाद नहीं किए। उसने सीधे अपना फोन निकाला और पैसे ट्रांसफर कर दिए। प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 की जमा राशि मिली। जब बाकी तीनों ने पैसे देखे तो वे तुरंत प्रेरित हो गए। एक और शब्द कहे बिना वे तलाश शुरू करने के लिए अंदर भाग गए। जैसे ही वे अंदर गए, सू किन्यान और उसके लोग ठीक उनके पीछे पहुंच गए। सू किन्यान बेस्ट प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों मर्सिनरीज के साथ खड़ी थी। भाड़े के सैनिकों के नेता ने सू किन्यान से कहा, ड्रोन ने उन्हें यहां तक ट्रैक किया है। आपका आदमी जंगल में भाग गया है। 4 लोग उसके पीछे गए हैं। सू किन्यान ने ठंडे स्वर में कहा, अंदर जाओ और उसे ढूंढो। प्रशिक्षित पुरुषों के समूह ने नाइट विजन गॉगल्स पहने और जंगल में प्रवेश किया। यह जंगल बहुत घना था। ड्रोन हवा से अंदर लोगों की तलाश नहीं कर सकता था। उन्हें खुद तलाश करनी थी। सू किन्यान भी साथ चली। इन भाड़े के सैनिकों के पास समृद्ध अनुभव था। उन्होंने पैरों के निशानों से लोगों की दिशा का अंदाजा लगाया। इसके अलावा उनके पास नाइट विजन था, जिससे अंधेरी रात दिन की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में किसी ने एक अपहरणकर्ता को पकड़ लिया। अपहरणकर्ता सिर्फ कुछ कौशल वाले मोटरसाइकिल चोर थे। सू किन्यान द्वारा काम पर रखे गए भाड़े के सैनिकों के सामने वे चींटियों जितने तुच्छ थे। पहले को पकड़ने के बाद वे दूसरे को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, फिर तीसरे को। मेरी स्थिति भयानक थी। जीवित रहने के लिए मैं जमीन पर रेंगा। जंगल अंतहीन लग रहा था। मुझे यह भी नहीं पता था कि आसपास जंगली जानवर हैं या नहीं। मैं बस ऊपर की ओर चढ़ता रहा। तभी ली केकियांग की आवाज आई, यहां साफ निशान है, वह यहां से दूर नहीं होगा। मैं घबरा गया और कोई बड़ी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। एक पेड़ की टहनी पकड़कर मैं चुपचाप और ऊपर चढ़ गया। तभी मुझे बहते पानी की आवाज सुनाई दी और मेरा हाथ खाली हवा में गया। मैं शिखर पर पहुंच गया था। आगे कोई रास्ता नहीं बचा था। आगे खाई थी। मेरे पीछे मेरा पीछा करने वाले थे। मैं कड़वाहट से हंसा। ली केकियांग, स्वर्ग भी मेरे पक्ष में नहीं है। ली केकियांग के कदमों की आवाज करीब और करीब आती गई। फोन की एक रोशनी मुझ पर चमकी। ली केकियांग ठंडी हंसी हंसी, आगे अभी भी एक बंद अंत है। सोंगशियान, मैं देखना चाहूंगी कि तुम और कहां भाग सकते हो। मैंने अपने दिल में इसे 10,000 बार कोसा। सू किन्यान वास्तव में एक अविश्वसनीय महिला थी। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। जी मिंगक्सुआन की वजह से इतनी बार कष्ट झेलने के बाद भी मैंने सबक नहीं सीखा था। यह जानते हुए कि मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया। मैं लापरवाही से खाई के किनारे बैठ गया। आधी मुस्कान के साथ ली केकियांग की ओर देखा। ली केकियांग, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है। मेरे प्रति तुम्हारी शत्रुता आखिर कहां से आती है? सिर्फ जी मिंगक्सुआन की वजह से? ली केकियांग ने तिरस्कार से कहा, तुमने वास्तव में मेरा अपमान नहीं किया और मैं मिस्टर जी की वजह से तुम्हें नापसंद करती हूं। लेकिन एक और कारण है, वह यह कि तुम्हें आत्म जागरूकता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस सू के लिए मिस्टर जी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की? मैं वास्तव में अवाक था। इसका तुमसे क्या लेना देना है? और तुम कहती रहती हो कि यह सब जी मिंगक्सुआन के लिए है, फिर भी तुमने खुद को उस पर थोप दिया। तुम जैसा स्वार्थी और आत्म केंद्रित व्यक्ति एहसान मानना बिल्कुल नहीं जानता। जी मिंगक्सुआन की किस्मत पीढ़ियों से खराब रही होगी। टीएसके, निश्चित रूप से एक पागल के साथ बकवास करना बेकार है। ली केकियांग का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह मेरे साथ सोया। मैं उसके लिए मरने को तैयार हूं। चूंकि मैंने सू किन्यान का अपमान किया है, मैंने कभी बिना नुकसान के बाहर निकलने की उम्मीद नहीं की थी। सोंगशियान, तुम्हें भी मरना होगा। ली केकियांग अच्छी तरह जानती थी कि जब सू किन्यान ने उसे पैसे चुकाने के लिए मजबूर किया और वकील का नोटिस भेजा तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं सही था। वह नीच और बेशर्म थी। मरने से पहले वह खुद को संतुष्ट करना चाहती थी। फिर जी मिंगक्सुआन के लिए मुझे मारना चाहती थी। वह संतुष्ट होगी और जी मिंगक्सुआन भी संतुष्ट होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जी मिंगक्सुआन उसे हमेशा याद रखेगा। मेरे हाथ ने एक पत्थर को छुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने इसे ली केकियांग पर दे मारा। सीधा निशाना। ली केकियांग ने अपना माथा पकड़ लिया और खून निकलता हुआ महसूस किया। उसकी आंखें लाल हो गईं। इसे पकड़ो। उसके साथ आए 2 लोग मेरी ओर बढ़े। मुझे पता था कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे यह भी पता था
कि ली केकियांग उस प्रायोजक को भी नुकसान पहुंचा सकती है जिसने उसकी मदद की थी, तो वह और कौन सी क्रूर चीज करेगी। खाई के नीचे पानी की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वह बहुत गहरा है। मैंने अपने दांत भींचे और एक बार दांव लगाया। अगर ली केकियांग ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं था। अगर मैं कूदा तो मेरे पास अभी भी जीवित रहने के लिए लड़ने का मौका था। ली केकियांग के साथ आए 2 लोग लगभग मेरे सामने ही थे। मैं मुस्कुराया। ली केकियांग, मैं जी मिंगक्सुआन की तरह बेवकूफ नहीं हूं जिसे तुम नियंत्रित कर सको। मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता। बाय बाय। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे भाग्य को स्वीकार कर रहा हूं, मैं आगे कूद गया। मेरे पीछे मुझे सू किन्यान की आवाज फटी हुई आवाज में चिल्लाती हुई सुनाई दी, शियां मत कूदो। लेकिन मुझे अब और परवाह नहीं थी। फिर भी मेरे दिल में कड़वाहट भर गई। सू किन्यान अभी भी एक कदम बहुत देर से आई थी। ली केकियांग और बाकी 2 लोगों ने सू किन्यान की आवाज सुनी। उनके चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। जब उन्होंने भागना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सीधे सू किन्यान द्वारा लाए गए भाड़े के सैनिकों ने पकड़ लिया। सू किन्यान सीधे खाई के किनारे लपकी और नीचे देखा। नाइट विजन के साथ भी नीचे कोई निशान नहीं दिख रहा था। केवल तेज पहाड़ी धारा दिखाई दे रही थी। सू किन्यान की आंखें मुझे निर्णायक रूप से कूदते हुए देखते ही खून की तरह लाल हो गईं। यह ठीक वैसा ही था जैसे मैं दूसरी मंजिल से कूदा था और दीवार से कूदा था। वहां कभी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मैं इतना ही दृढ़ रहा था। सू किन्यान को पछतावा हुआ। वही थी जो कहती रही थी कि वह मेरी रक्षा कर सकती है, कि वह सुनिश्चित कर सकती है कि कुछ भी गलत ना हो। फिर भी उसने मुझे एक हताश स्थिति में धकेल दिया। उसे सच में पछतावा हुआ। मैंने जो कहा था वह सही था। देर सबेर वह ली केकियांग को पकड़ सकती थी। सबसे बुरा यह होता कि जी मिंगक्सुआन कुछ और दिनों तक कष्ट झेलता। जोखिम उठाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों किया। सू किन्यान की आंखों में एक तूफान सा उठा। भाड़े के सैनिकों के नेता झाओ मिन ने सबको बांध दिया था और सू किन्यान से पूछने वाली थी कि आगे क्या करना है। लेकिन अगले ही सेकंड सू किन्यान नीचे कूद गई। झाओ मिन झटके से पीली पड़ गई और सीधे खाई के किनारे भागी। नीचे देखते हुए उसने जोर से कोसा, क्या सू किन्यान पागल हो गई है? अगर वह मर गई तो ओल्ड मास्टर सू मुझसे हिसाब चुकता करेंगे। झाओ मिन ने झुंझलाहट में अपने बाल पकड़े। तुम सब वहां खड़े क्यों हो? उन्हें ढूंढो। अगर हम नहीं ढूंढ पाए तो हम ओल्ड मास्टर सू को क्या जवाब देंगे? कूदने के बाद मैं पानी में गिर गया। पानी गहरा था। मैंने बेताबी से ऊपर की ओर तैरने की कोशिश की। मेरा सिर सतह पर आया, लेकिन धारा बहुत तेज थी। वह मुझे नीचे की ओर धकेलती रही। मेरा पैर घायल था, इसलिए पानी पर तैरना थका देने वाला था। धारा भयंकर थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं केवल 23 साल का था। मैंने सू किन्यान पर 7 साल बर्बाद कर दिए थे। अब जो कुछ भी कहा गया वह बहुत देर हो चुकी थी। सू किन्यान, अगर अगला जन्म होता है तो कृपया मुझे जाने देना। तुमसे प्यार करना बहुत थका देने वाला था। मेरे हाथों ने अपनी ताकत खो दी। मेरा पूरा शरीर पानी में डूब गया। धुंधलके में ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पानी से बाहर निकाला। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मुझे सू किन्यान दिखाई दे रही थी। सू किन्यान जोर से चिल्लाई, सोंग शियान, सो मत जाना। मुझे लगा कि यह जरूर एक भ्रम होगा। साथ ही मुझे खुद पर हंसी आई। अपने जीवन के आखिरी क्षण में जिसके बारे में मैंने सोचा और जिसके सपने देखे वह अभी भी सू किन्यान ही थी। तो मेरा पूरा जीवन सू किन्यान के इर्द गिर्द घूमता रहा था। होश आने और जाने के बीच ऐसा लगता है कि सू किन्यान ने मुझे किनारे तक खींचा। वह मेरा चेहरा थपथपाती रही। उसका चेहरा चिंता और घबराहट से भरा था। सोंगशियान, जागो। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। सू किन्यान, तुम सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं मरने वाला हूं। क्या तुम मुझे बस जाने नहीं दे सकती? मैं सच में तुम्हें नहीं देखना चाहता। इतना कहकर मेरी ताकत खत्म हो गई और मैं वहीं बेहोश हो गया। सू किन्यान ने मुझे पकड़ लिया। उसका दिल जैसे बार बार फट रहा था, बार बार कांपते हुए। उसने मुझे पास की एक चट्टान के नीचे खींचा। हमें ठंडी रात की हवा और छिटकते पहाड़ी पानी से बचाया। लेकिन मेरा शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा। मुझे बुखार था। सू किन्यान ने जल्दी से मेरे गीले कपड़े उतारे और अपनी ड्रेस और कोट भी उतार दिया। उसने एक टहनी ढूंढी और उन्हें ऊंची एल पर लटका दिया जहां वे दिखाई दे सकें। मेरा तापमान और ऊपर चढ़ते हुए महसूस कर वह वास्तव में डर गई थी। सौभाग्य से
झाओमिन की टीम बहुत सक्षम थी। उन्होंने नीचे उतरने का एक उपयुक्त रास्ता ढूंढ लिया और एक ड्रोन की मदद से उन्होंने जल्दी ही वे कपड़े ढूंढ लिए जो सू किन्यान ने ऊंचाई पर टांगे थे, और वे तुरंत वहां पहुंचे। मिस सू किन्यान ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। कपड़े। झाओमिन ने तुरंत अपने खुद के कपड़े उतारे और सू किन्यान को दे दिए। क्या तुम्हारे पास बुखार की दवा है? झाओमिन के पास बुखार की दवा थी। भाड़े के सैनिकों के रूप में वे हमेशा अपने साथ आवश्यक सामान रखते थे, लेकिन उसने उसे थमाया नहीं। सू किन्यान बस धीरे से बोली। वह इतनी देर तक जंगल में घूमता रहा। बेहतर होगा कि आप जांच लें कि उसके शरीर पर कोई और निशान तो नहीं है, जैसे कीड़े या जहरीले सांपों के काटने के निशान। सुनिश्चित करें कि उसका बुखार केवल पानी में गिरने की वजह से है। अगर बुखार जहरीले काटने की वजह से हुआ है तो बुखार की दवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सू किन्यान ने तुरंत मेरे शरीर की सावधानीपूर्वक जांच शुरू की। निश्चित रूप से उसने मेरे हाथ पर काटने के निशानों की एक पंक्ति पाई। झाओमिन ने एक नजर में पहचान लिया कि यह एक जहरीले सांप का काटा हुआ था। उसने किसी से एंटीवेनम मंगाया। पहले उसे एंटीवेनम का इंजेक्शन दें, फिर उसे अस्पताल ले जाएं। सू किन्यान ने सिर हिलाया। एंटीवेनम की एक खुराक दिए जाने के बाद झाओमिन की मदद से सू किन्यान ने मेरा सहारा दिया। जब हम जंगल से बाहर आए तो बचाव वाहन पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। चांग सुसु ने सू किन्यान को मुझे बाहर लाते देखा और जल्दी से आगे बढ़ी। बेहोश होने के बावजूद मेरी भौहें अभी भी कसी हुई थीं। उसने तुरंत मेरे हाथ पर नीले सूजे हुए निशान देखे। उसे जहरीले सांप ने काटा है, सू किन्यान ने जवाब दिया। उसे एंटीवेनम दिया जा चुका है। चांग सुसु ने सू किन्यान से कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से सू किन्यान ने मुझे सौंप दिया क्योंकि वह चांग सुसु पर भरोसा करती थी। चांग सुसु मुझे एम्बुलेंस में ले गई और मेरे घावों को साफ किया। सू किन्यान भी पीछे पीछे आई। उसे बुखार है। चांग सुसु सावधानी से मेरे घावों का इलाज कर रही थी। बिना ऊपर देखे उसने कहा, जहरीले सांप के काटने के बाद बुखार होना सामान्य है। वह अभी बहुत कमजोर है। मैं उसे पोषक तत्वों का ड्रिप लगाऊंगी। एंटीवेनम दिया जा चुका है, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब उसे बस उचित रिकवरी की जरूरत है। यांग सुसु को भी मेरे लिए दुख महसूस हुआ। यह वास्तव में एक बिन मांगी आपदा थी। अस्पताल के कमरे में मुझे पहले ही आपातकालीन उपचार मिल चुका था। इस समय मुझे आईवी ड्रिप लगा हुआ था। कमरे का तापमान आरामदायक था। मेरा रंग काफी सुधर गया था, लेकिन मैं अभी भी बेहोश था। सू किन्यान ने साफ कपड़े पहन लिए थे और वह पूरे समय मेरी देखभाल कर रही थी। चांग सुसु मेरी आईवी बदलने के लिए अंदर आई। उसने आह भरते हुए कहा, जी मिंगक्सुआन की स्थिति भी बहुत खराब है। क्या तुम उसे देखना चाहती हो? सू किन्यान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अब वास्तव में थक चुकी थी। सौभाग्य से मैं ठीक था। यह एक करीबी मामला था, अन्यथा आज जो हुआ वह उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता। चांग सुसु ने सू किन्यान के चेहरे के भावों को देखा और जान गई कि उसकी जी मिंगक्सुआन को देखने जाने की कोई योजना नहीं थी। काश सू किन्यान पहले ऐसी होती। जी शियान वास्तव में मर चुकी थी और उसने जो मुआवजा दिया था वह काफी था। जी परिवार की कंपनी अब फल फूल रही थी। एक जी शियान के लिए उसे वास्तव में अपना पूरा जीवन कुर्बान करने की जरूरत नहीं थी। जी मिंगक्सुआन को झाओ मिन के लोगों ने बचाने के बाद अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में वह सू किन्यान का नाम पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसे पता चला कि सू किन्यान मेरे साथ रुकी हुई थी तो उसकी मानसिकता पूरी तरह से ढह गई। उस बेकार ली केकियांग ने मुझे मारा तक नहीं था, फिर उसके बलिदान का क्या फायदा था? वह पागल हो गया। उसके दिमाग का तार आखिरकार टूट गया। उसने पागलों की तरह सू किन्यान का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सबने उसे छोड़ दिया हो। सू किन्यान ने भी उसे छोड़ दिया था। गुस्से में उसने बिस्तर से तकिया फेंक दिया। दर्द की एक चीख सुनाई दी। वह मुड़ा और उसने हु जिंग को देखा। उसके सिर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वह एक पल के लिए ठिठक गया। हु जिंग पास आई, फिर जी मिंगक्सुआन की ओर देखा। उसे राहत और कड़वाहट दोनों महसूस हुई। उसे राहत थी कि जी मिंगक्सुआन को बचा लिया गया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। सू किन्यान उससे दूर हो गई थी। वह अब अस्पताल में और नहीं रुक सकती थी। हु जिंग ने जी मिंगक्सुआन को तब तक सांत्वना दी जब तक उसकी भावनाएं स्थिर नहीं हो गईं। उसने आह भरी और कहा, मिंगक्सुआन, मैं विदेश जा रही हूं। जी? मिंगक्सुआन ने भ्रम में पूछा, क्यों? हु जिंग कड़वाहट से मुस्कुराई, कोई कारण नहीं, विदेश में इलाज बेहतर है। अगर ड्राइवर वांग ने समय पर मुझे उठाया नहीं होता और मेरा खून बहना नहीं रोका होता तो मैं अब तक मर चुकी होती।
जब सू किन्यान ने मुझ पर हमला किया तो वह वास्तव में मुझे मारना चाहती थी। मैं वास्तव में गलत थी। जी मिंगक्सुआन को बचाने के लिए मैं ली कियाओएन को अपनी कार में एक अपहरणकर्ता को छिपाने देने के लिए तैयार हो गई थी। हु जिंग ने धीरे से जी मिंगक्सुआन से पूछा, मिंगक्सुआन, क्या तुम मेरे साथ विदेश जाने के लिए तैयार हो? अगर जी मिंगक्सुआन उसके साथ विदेश जाने को तैयार होता तो वह जी शियान की जगह लेती और हमेशा उसकी देखभाल करती। लेकिन उसकी बातें सुनकर जी मिंगक्सुआन ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया और चुप्पी साध ली। वह हु जिंग के साथ नहीं जाएगा। हु जिंग के होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। यह वही परिणाम था जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसने धीरे से उसका सिर थपथपाया। मिंगक्सुआन, मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करती हूं, लेकिन अब मुझे तुम्हारी देखभाल करने का मौका नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखना। जी मिंगक्सुआन ने उसे देखा। उसकी आंखों में अनिच्छा भरी थी। दीदी हु जिंग। हु जिंग ने मन ही मन आह भरी। इस बार सोंग शिन भाग्यशाली था और जीवित बच गया, वरना वह जी मिंगक्सुआन के रास्ते में आ जाता। हु जिंग खड़ी हो गई। मिंगक्सुआन, मैं जा रही हूं। जाने से पहले मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखने आई थी। तुम ठीक रहना। जी मिंगक्सुआन ने हु जिंग की आस्तीन पकड़ ली, यह उम्मीद करते हुए कि वह रुक जाएगी। ली कियाओएन पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी। अगर हु जिंग भी चली गई तो उसकी तरफ बहुत कम लोग बचेंगे। हु जिंग भी लाचार थी। ऐसा नहीं था कि वह जाना चाहती थी, बल्कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पहली बार उसने जी मिंगक्सुआन को मना कर दिया और उसका हाथ झटक दिया। मिंगक्सुआन, इस बार मुझे सच में जाना होगा। ख्याल रखना। जी मिंगक्सुआन ने हु जिंग को जाते देखा। उसे गुस्सा और चिंता दोनों महसूस हुई। बेशक वह जानता था कि हु जिंग क्यों जा रही थी। हु जिंग से किसी को छिपाने में मदद लेने का विचार वही था जो उसने ली कियाओएन को सुझाया था। वह मुझे मारना चाहता था, लेकिन ली कियाओएन बेकार थी और हु जिंग भी बेकार थी। जी मिंगक्सुआन ने गुस्से में अपने पास वाले कैबिनेट को पलट दिया। हु जिंग अस्पताल से बाहर निकल गई। उसने पहले ही हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया था और वह हवाई अड्डे की ओर जाने ही वाली थी कि वह अस्पताल के प्रवेश द्वार से तेजी से बाहर निकली। 2 पुलिस अधिकारियों ने उसे रोक लिया। मिस हु जिंग, हमें संदेह है कि आप अपहरण के एक मामले में शामिल हैं। कृपया हमारे साथ चलें। हु जिंग का दिल अचानक बैठ गया। उसे इस परिणाम की भी उम्मीद थी। मैं पूरे एक दिन और रात बेहोश रहा। ठीक उसी समय जब सू किन्यान और मेरी दूसरी सगाई की दावत छूट गई। वह दिन मैंने गहरी नींद में बिताया, जबकि राजधानी में शोर मचा हुआ था। जैसा कि अपेक्षित था, सू किन्यान और मेरी दूसरी सगाई की दावत फिर से विफल हो गई। पिछली बार सू किन्यान ने खुद इसे रद्द करने की घोषणा की थी। इस बार कुछ नहीं कहा गया और मैं भी नहीं पहुंचा। हर कोई खबर पूछने के लिए यूरू के पास गया। सुयूरू स्वाभाविक रूप से सच्चाई जानती थी। जब झाओ मिन दादाजी को रिपोर्ट करने गई तो वह इत्तेफाक से सुन रही थी, इसलिए उसने सीधे कहा, सगाई की दावत के दिन जी मिंगक्सुआन का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने जी मिंगक्सुआन के बदले सोंग शिन की मांग की थी। मेरी बहन सहमत हो गई और उसने सौदे में सोंग शिन का इस्तेमाल किया, इसलिए सगाई की दावत नहीं हुई। हर कोई बुरी तरह कांप उठा। जी मिंगक्सुआन का अपहरण हो गया था और मेरा इस्तेमाल बंधक के रूप में सौदे में किया गया था। सुकिन्यान वास्तव में इसके लिए सहमत हो गई थी। हर कोई मुझे तुच्छ समझता था, लेकिन यह सुनने के बाद सबको मुझ पर दया आई। अगर वे खुद को मेरी जगह रखकर देखते तो वे समझ सकते थे कि मैंने किस तरह की निराशा महसूस की थी। जब मैं जगा तो सबसे पहले मैंने सफेद छत देखी। अगले ही सेकंड मैं बिस्तर पर सीधा बैठ गया। मैंने अपने हाथ को चिकोटी काटी। दर्द हुआ। मैं मरा नहीं था। मैं हमेशा से आशावादी रहा हूं। जब मैं कूदा था तो मैं दांव लगा रहा था। अगर मैं वहीं ऊपर रहता तो ली कियाओएन मुझे मारने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती। नीचे कूदने से मुझे उम्मीद की एक किरण मिली। मेरा शरीर अब थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा था। मेरा पेट भी भूखा था। मैं डीलक्स वार्ड में अकेला था। मैंने बिस्तर के पास वाली घंटी दबाई। तुरंत वार्ड का दरवाजा खुला। मैं दंग रह गया। इतनी जल्दी? जब मैंने देखा कि सू किन्यान अंदर आई है तो आपदा से बचने की मुस्कान मेरे चेहरे पर जम गई। पानी में बहने की तस्वीरें मेरे दिमाग में उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सू किन्यान को भी नीचे कूदते देखा था। उस एहसास ने मुझे डरा दिया। ताबूत का ढक्कन भी इसे नीचे नहीं दबा सकता था। अगर सू किन्यान और मैं साथ मर गए होते तो क्या हम अभी भी अंडरवर्ल्ड में पुनर्जन्म के लिए साथ खड़े होते? वह तस्वीर देखने में बहुत दर्दनाक थी। सू किन्यान एक उत्तम दर्जे का लंच बॉक्स लेकर आई थी। छेंग सुई सुई ने कहा था कि मुझे आज जाग जाना चाहिए
उसने मेरे लिए खाना तैयार किया था। उसने विचारपूर्वक लंच बॉक्स से सारे व्यंजन बाहर निकाले। खाओ। मैंने खाने के डिब्बे पर लोगो देखा। यह एक विशेष रूप से प्रसिद्ध प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट का था। केवल पैसा ही वहां खाना नहीं दिला सकता था। केवल सू किन्यान जैसा व्यक्ति ही वहां आरक्षण करा सकता था। मैंने सू किन्यान से कई बार मेरे साथ वहां जाने के लिए कहा था, लेकिन उसके पास कभी समय नहीं था। मैं साल में एक बार भी वहां नहीं खा पाता था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मैं इसे खाऊंगा। कितना विडंबनापूर्ण है। अस्पताल का कमरा शांत था। केवल मेरे निगलने की आवाज सुनी जा सकती थी। सू किन्यान ने मुझे खुशी खुशी खाते हुए देखा, जबकि उसके अंदर कुछ दबा हुआ था। तुम नीचे क्यों कूदे? मैं एक मीटबॉल खा रहा था और लगभग दम घुटने से मर ही गया। सू किन्यान ने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई, लेकिन वह स्वभाव से ठंडी थी। उसके चेहरे पर गर्माहट का एक भी निशान नहीं था। मैंने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन फिर भी ईमानदारी से जवाब दिया। उस समय ली कियावेन और उन दो लोगों ने पहले ही चाकू निकाल लिए थे। अगर मैं उनके हाथों में पड़ जाता तो मेरा क्या अच्छा अंत होता। अगर मैं कूद जाता तो शायद मेरे पास जीवित रहने का मौका होता। वास्तव में मुझे विश्वास था कि मैं जीवित बच जाऊंगा, क्योंकि चढ़ने और भागने के दौरान काफी समय बीत चुका था। जब मैं शिखर पर पहुंचा तो मैंने अंदाजा लगाया कि आधी रात बीत चुकी थी। मेरी कौए की जुबान वाला शाप रीसेट हो चुका था। इसलिए जब मैं कूदा तो मुझे पता था कि मेरी किस्मत अजीब तरह से साथ देगी और मैं बच जाऊंगा। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझे करना पड़ा। सू किन्यान मेरी वह अजीब किस्मत थी। यह सुनकर सू किन्यान ने उत्सुकता से कहा, तुम थोड़ा और समय क्यों नहीं बिता सके? तुम मुझ पर विश्वास कर सकते थे। मेरा पेट अभी भी थोड़ा भूखा था, लेकिन मैंने तुरंत भूख खो दी। मैंने सीधे ट्रे को दूर धकेल दिया और उसे खून भरी आंखों से देखा। सू किन्यान, क्या आपको नहीं लगता कि आप अजीब हैं? मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास क्यों करना चाहिए जिसने मुझे जोखिम के रूप में इस्तेमाल किया? मुझे याद है कि मैंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया था। मेरे लिए आपकी साख शून्य है। आपने अपना सारा विशेष उपचार और पक्षपात जी मिंगक्सुआन को दिया, मुझे नहीं। मुझे दांव क्यों लगाना चाहिए? आप मेरे दांव लगाने के लायक भी नहीं हैं। सू किन्यान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी आवाज बैठ गई। क्या मैं वाकई तुम्हारे विश्वास के इतने लायक नहीं हूं? मैं गुस्से में हंसा। मैंने सू किन्यान की आंखों में गंभीरता से देखा। सू किन्यान, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मुझे ली कियावेन ने अगवा किया होता और ली कियावेन आपसे मेरे बदले जी मिंगक्सुआन का सौदा करने को कहती, तो क्या आप ऐसा करती? सू किन्यान ने कुछ नहीं कहा। मैं मुस्कुराया। जवाब न देना ही सबसे अच्छा जवाब है। सू किन्यान को भी उस सवाल का मतलब समझ आ गया। अचानक वह झटके से खड़ी हो गई। थोड़ा आराम करो, मैं जरा बाहर जा रही हूं। सू किन्यान की भागती हुई आकृति को देखते हुए मैंने बेपरवाह होकर कंधे उचका दिए। अपहरण होना पूरी तरह से बुरी बात नहीं थी। क्या सगाई की दावत खुद ही रद्द नहीं हो गई? सू किन्यान और मेरी किस्मत में कभी साथ